हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन स्पार्टन्स लर्निंग ऐप पर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3 पी ब्लॉक के अंदर लेक्चर 3 को देखेंगे। लेक्चर 3 के अंदर अभी तक हम लोगों के 2 लेक्चर कंप्लीट हुए। लेक्चर 3 में सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या कंप्लीट करेंगे, डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन और अमोनिया की प्रिपरेशन। तो डाई नाइट्रोजन हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। तो डाई नाइट्रोजन को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, कि एक्वा सॉल्यूशन जो होता है अमोनियम क्लोराइड को हम लोग ट्रीट कराते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो डाई नाइट्रोजन होता है वो लेबोरेटरी में कैसे तैयार होता है। मैंने बोला इट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द ट्रीटिंग ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट। तो एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप क्या ध्यान रखेंगे, कुछ पॉइंट्स, कि जब मैं बात करूं आपके पास NO2 माइनस, NO3 माइनस, N3 माइनस, N3 माइनस, ध्यान रखना ये मेरे पास क्या है, नाइट्राइट, क्या है, नाइट्राइट आयन। ये होता है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। ये होता है एजाइड, क्या बोलते हैं, एजाइड। और ये होता है, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ लेते हैं लोग छोटी छोटी बातें, ये होता है नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन। तो इनमें ध्यान रखना, ठीक है ना, यहां पे अपने को ध्यान रखना है ये सब चीजें। यहां पे जो चीजें लिखी हैं उसमें मैंने क्या बताया, NO2 माइनस नाइट्राइट आयन, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। अब यहां पे 2 चीजें, इनको बच्चा जल्दी में क्या पड़ जाता है, N3 माइनस, N3 माइनस, अंतर नहीं, डिफरेंस ही नहीं समझ में आता है कि टीचर अगर कहीं बोला N3 माइनस तो आप कैसे पता करेंगे कहाँ एजाइड बोल रहा है, कहाँ पे एक्चुअल में बच्चा ऐसे फिर कहता है कि नहीं ऐसे पढ़ लीजिए, पढ़ा जाए कि N3 माइनस 1 चार्ज, N3 माइनस चार्ज। नहीं मेरे भाई, आपको नॉर्मली पढ़ना है। कैसे, ध्यान रखना कि यहाँ चार्ज और इसके बीच में, मॉलिक्यूल या एटम के बीच में थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस रख दीजिए, 1 सेकेंड का। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, N3 मॉलिक्यूलर फॉर्म में N3 माइनस, N3 माइनस। तो आपको अलग से समझ में आ रहा होगा, N3 माइनस, N3 माइनस। अब ऐसा नहीं मैंने टाइम रखने को बोला तो आप बोले N3 माइनस, बहुत ज्यादा टाइम मत लेना, ठीक है ना। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये चीजें हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बात की, एक एक्वा सोल्यूशन लेना अमोनियम क्लोराइड का। अगर मैं एक्वा सोल्यूशन की बात करूं आपके पास, तो एक्वा सोल्यूशन अमोनियम क्लोराइड का क्या मिलेगा मेरे को, और इसकी ट्रीटमेंट मुझे किससे करानी। अगर मैंने ये लिया अमोनियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड आप लोग जानते हैं NH4Cl, इसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट से है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो इसको जब हीट करते हैं तो एक्चुअली क्या होने वाला है वो देखते हैं। इसको जैसे ही हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, तो अपने पास डाई नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होता है उसको समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो सिंपल तरीके से आप इस रिएक्शन को इस तरीके से समझें कि अमोनियम क्लोराइड यहां से क्या देगा अपने को, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। सोडियम नाइट्राइट हमें क्या देगा, Na+ और NO2 माइनस। अब यहां से आपको देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, यहां से ये चीज हमारे पास सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, और यहां से ये चीज हमारे पास क्या मिल जाएगा, अमोनियम नाइट्राइट। तो अमोनियम जो नाइट्राइट होता है वो हीट होने पर फर्दर ब्रेक डाउन होगा और क्या देने वाला है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसा जब भी डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन आप करते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, जितना से ज्यादा रिलीज आप करा सकते हैं रिएक्शन को देखे, उतना मैक्सिमम वाटर रिलीज कर दिया करिए, अपने आप आपको डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो कितना वाटर रिलीज हो सकता है, 2H2O। 2H2O में 4 हाइड्रोजन आ गए ये और 2 ऑक्सीजन आ गए, ठीक है, चार्ज नहीं है ना, आप चार्ज समझें, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये वाटर निकला तो अपने आप आपस में यहाँ पे 2 नाइट्रोजन अपने को दिखाई दे जाएंगे ये वाले, तो दोनों नाइट्रोजन अपने को दिखाई देगा, ये क्या बना लेंगे, N2। तो ओवरऑल हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या क्या मिलने वाला है, एक तो अपने को मिलने वाला है यहाँ पे N2, ये N2 मिलेगा। सेकंड हमें क्या मिलने वाला है, वाटर, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और सॉल्ट कौन सा है, NaCl। तो आपने देखा किस तरीके से हमें डाई नाइट्रोजन की लेबोरेटरी में प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट।
जल्दी से देख लें, फिर मैं इसको स्लाइड करना चाहूँगा और आपको कुछ प्रिपरेशन और बताता हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए मैं यहाँ पे अब बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखें कुछ प्रिपरेशन, जैसे मैंने कहा अभी कि मेरे पास अमोनियम नाइट्राइट है, तो अमोनियम नाइट्राइट को जब हमने हीट किया, अभी पीछे मैं बता चुका हूं, तो यहां से मुझे N2 के साथ साथ क्या ध्यान रखा, मुझे वाटर जितना ज्यादा से, यहां पे केवल आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, ट्रिक है कि आप मैक्सिमम अमाउंट का जो वाटर है उसको आप रिलीज कर दें। अब मैक्सिमम अमाउंट का मतलब 2 ही नहीं, 2 वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिलीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल देगा। अब सेकंड क्या पूछ लेता है, कभी कभार हमसे दे दिया अमोनियम, यहां पे दे दिया जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर MnO4 माइनस क्या होता है, पर मैग्नेट, पर यहां पे ध्यान रखना, पर मैग्नेट, पर मैनगैन 8 करके लिखेंगे, मैग्नीज में मैनगैन ईज लिखते हैं, ठीक है। और मेरे पास क्या मिल सकता है अमोनियम के साथ, Cr2O7 2 माइनस, डाइक्रोमेट, पर मैग्नेट आयन है, डाई क्रोमेट आयन है। और मेरे पास क्या मिल सकता है, एजाइड मिल सकता है, जो मैं ऊपर बता चुका हूं। यहां पे समझ लें इतनी को कि जैसे मैंने अमोनियम के साथ, अमोनियम पे +1 चार्ज होता है, तो मैग्नेट इसके साथ क्या मिलेगा, MnO4, अमोनियम मैग्नेट, सॉरी अमोनियम पर मैग्नेट, ये हमारे पास बन गया। अब अमोनियम पर मैग्नेट को अगर आप हीट कराएंगे तो आप वाटर बार करना चाहेंगे, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, 4 हाइड्रोजन है और अपने पास क्या है 4 ऑक्सीजन है, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल बार कर देगा। तो ऐसे में अगर आप वाटर 2 बार कर देते हैं तो आपके पास MnO2 बचेगा, बट क्या नाइट्रोजन अकेला N2 बना लेगा, नहीं, तो इसके 2 मोल लेके चलेंगे आप, क्या लेके चलेंगे, यहां पे 2 मोल लेके चलेंगे, NH4 MnO4, इसके 2 मोल। अब मैं इसको हीट कर रहा हूं, इसके मैंने 2 मोल अलग अलग दिखा दिए, आप चाहें तो एक साथ करके 2 मोल दिखा सकते हैं इनके साथ, ये मैंने 2 मोल ले लिए। तो यहां पे होने वाला क्या है, देखें यहां पे अगर मैं एक NH4 MnO4 से आपकी बात करता है कि ये इस पे -1 चार्ज होता है, इस पे +1 चार्ज होता है, तो आप ऐसे में क्या करते कि आपको मैंने क्या बताया, वाटर बार करिए, तो आप यहाँ 4 हाइड्रोजन है 4 ऑक्सीजन है, तो आप क्या करते, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ 2 वाटर निकाल देता है, ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे अभी भी 2 ऑक्सीजन बचते, वो आप MnO2 के बाद की फॉर्म में बाहर आ जाते। MnO2 बाहर गया, पता चल गया कि 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ 2H2O, तो केवल और केवल नाइट्रोजन बचता। तो आपको समझ में आ गया कि एक अकेला नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन तो बना नहीं लेगा, तो यहां पे दूसरा नाइट्रोजन लाने के लिए मैंने इसके 2 मोल ले लिए। कितने मोल ले लिए, 2, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिए। अब ये अगर 2 किए तो ये भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे 4H2O विद ट्वाइस MnO2 और इसके साथ ट्वाइस MnO2 ये मिलेगा। अब इसके साथ पहले मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन बचा था, दूसरे मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन बचा था, वो डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल आप समझ चुके होंगे, मैंने अलग से दिखा दिया, तो आप यहाँ पे 2 मोल करके यहाँ पे लेके चल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपने पास क्या मिल जाएगा, N2 के साथ साथ ट्वाइस नहीं, अब हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 4H2O और प्लस का 2 MnO2, देख लें, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड 4 वाटर N2 कैसे बाहर गया वो मैंने बताया। अगर आप 1 मोल लेके चलते तो यहां पे केवल और केवल एक नाइट्रोजन मिलता जो डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं निकलता, इसलिए मैंने 2 मोल लिए और यहां पे अब N2 हो गया और 2 का इन सब में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 का यहां भी मल्टीप्लाई हुआ है तो वहां भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। मेरी बात समझ चुके होंगे आप, मैं किस तरीके से आपको बता चुका हूं, तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मैं नेक्स्ट लेके चलता हूं, सपोज करो किसी ने दे दिया अमोनियम, अब अमोनियम क्रोमेट डाइक्रोमेट पे 2 माइनस है, तो अमोनियम पे 1 प्लस होता है, 2 प्लस करने के लिए होल ट्वाइस कर देंगे और फॉर्मूला बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। इसको आप हीट करिए। अब मेरे भाई जब इसको हीट करेंगे, आप खुद से बताइए, जब आप इसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे 4 2 जा 8, तो अपने पास हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन को अलग कर लीजिए, डाई नाइट्रोजन N2, यहाँ पे N2 अपने पास अलग कर लिया मैंने, ठीक है। अब 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, 7 ऑक्सीजन है, तो 8 हाइड्रोजन कैसे अलग हो जाएंगे, 4H2O के रूप में।
तो 4H2O में आप देखेंगे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन तो अलग हो गए, पर 4 ऑक्सीजन गए इसके साथ, तो इसका मतलब 3 ऑक्सीजन अभी भी यहां बचे हुए हैं। तो 3 ऑक्सीजन Cr2 के साथ जाके क्या बना लेंगे, Cr2O3। ठीक है, सिंपल डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड। अब यहां पे देखेंगे फोर्थ, और क्या क्या पूछ सकता है यहां पे, और क्या बन सकता है। अगर मैंने वेरियम का नाइट्राइड लिया, क्या लिया, वेरियम नाइट्राइड, तो वेरियम पे कितना होता है अपने को पता है 2+ चार्ज, और एजाइड ले रहे हैं, सॉरी बेरियम एजाइड, तो वेरियम पे कितना होता है 2+, और यहां पे कितना होता है N3 पे माइनस, बैलेंसी हुई 2 और इसकी हुई 1, तो ये क्रॉस करके क्या दे देगा मेरे को, आप बताइए। यहां पे BaN3 का होल ट्वाइस, BaN3 ये एजाइड है का होल ट्वाइस, यहां से BaN3 का होल ट्वाइस, तो ये वेरियम एजाइड है। क्या है, वेरियम एजाइड। अभी मैंने पीछे बताया था आपको ऊपर की साइड कि एजाइड क्या होता है N3-1, तो -1 के लिए इसको +2 करने के लिए, इसको -2 करने के लिए क्रॉस कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाता है बेरियम एजाइड का BaN3 का होल ट्वाइस। अब इसको जब भी हीट करेंगे सबसे प्योर आपको नाइट्रोजन यही मिलेगी इन मेथड में। जब आप मेटल का एजाइड लेके चलेंगे तो आपको क्या करना है, यहां से आप देखेंगे मेटल अलग हो जाएगा। हमेशा मेटल एजाइड को जब भी आप हीट करेंगे, चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मेटल एजाइड को जब भी आप हीट करेंगे तो ये मेटल को अलग एक्सट्रैक्ट करके और यहाँ से डाई नाइट्रोजन गैस बनाता है। मेटल और ये सेपरेट आउट होते हैं क्योंकि ये सॉलिड फेज में, ये गैसिस फेज में है, मेटल सॉलिड फेज में, ये गैसिस फेज में है। तो ये यहाँ पे प्राप्त होने वाली जो डाई नाइट्रोजन होती है वो सबसे ज़्यादा प्योर होती है, ये चीज़ ध्यान रखिए। बेरियम अलग हो गया तो कितना डाई नाइट्रोजन निकलना N2, तो यहाँ पे कितना 3 2 जा 6, यहाँ पे हो गया ये 3 2 जा 6। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है रिएक्शन। थोड़ा सा मैं स्लाइड और कर लूं, यहां पे अगर आप और देखना चाहेंगे तो क्या सोडियम एजाइड बन सकता है। अब सोडियम पे 1+ होता है, एजाइड पे 1- होता है, इस पे 1+ होता है, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे यहां पे सोडियम एजाइड। इसको जब आप हीट करेंगे तो मेटल सोडियम है ये अलग हो जाएगा, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो N2 गैस रिलीज होगी। क्या मुझे बताइए आप यहां पे कि बैलेंसिंग जब आप करेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो क्रॉस कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए, तो आसानी 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 अलग होगा, 2 सोडियम की वजह से यहाँ 2 कर दीजिए, तो मेटल के साथ साथ डाई नाइट्रोजन। इन दोनों रिएक्शन के अंदर प्राप्त हुई जो डाई नाइट्रोजन होती है ये प्योर प्राप्त होती है अपने पास। ये जो डाई नाइट्रोजन इन दोनों केस में प्राप्त हुई है, मेटल एजाइड के केस में, वो कैसी होती है, सबसे ज्यादा प्योर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बार आप देख सकते हैं, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, जल्दी से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज में देखिए छोटे छोटे पॉइंट हैं, कैसी होती है डाई नाइट्रोजन, ये हमें ध्यान रखनी है, कुछ चीजें वो दी गई हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार आपसे रिवीजन मांगती हैं। जो पेपर में आती हैं वो रिएक्शन में समझाते हुए आपको चल रहा हूं, उन रिएक्शन की भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो वही रिएक्शन दी गई हैं। बट छोटी मोटी चीजें कभी कभार यहाँ से पूछ ली जाती हैं, तो मैं एक एक चीज बताता हूँ। इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि आपको पेपर के दौरान कोई ना कोई प्रॉपर्टीज 2-3 ध्यान रहती है, और सुना हुआ होता है तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में वो चीजें ध्यान आ जाती हैं। अगर आप इसको क्या करेंगे, इसको बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन का ही जरिया होता है इसको ध्यान रखने का। ठीक है ना, तो इनऑर्गेनिक थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन भी है। जैसे डाई नाइट्रोजन कैसा होता है, रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन, मतलब कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस। तो ये इट इज अ नॉन टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक भी जानते हैं जहरीली, और नॉन टॉक्सिक का मतलब वही जो जहरीली ना हो। इट हैज 2 आइसोटोप्स, आप पढ़ चुके हैं N14 एंड N15, ये दोनों इसके आइसोटोप्स होते हैं। इट इज लेस सॉल्युबल, किसमें होता है, वाटर में। किसमें होता है, वाटर। वाटर में ये डाई नाइट्रोजन लेस सॉल्युबल होता है। हाई टेम्परेचर पे इट फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड विद सम मेटल सच एज लिथियम, कैल्शियम, बेरियम
और इसमें क्या ले सकते हैं आप, मैग्नीशियम। तो ये एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल लिए गए हैं, इनके साथ ही हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, आयनिक टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। अगर मैं नाइट्राइड की बात करूं इस पॉइंट के लिए, 5th पॉइंट को देखें तो ये मेटल, जैसे मैंने लिथियम की बात की और लिथियम का मैंने नाइट्राइड बनाया, तो आप बताइए कि लिथियम के ऊपर होता है +1 चार्ज और नाइट्राइड होता है 3- चार्ज। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 हुई, इसकी वैलेंसी 1 हुई। तो अगर इसका हम लोग आयनिक नाइट्राइड बनाते हैं, नाइट्राइड की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना नाइट्राइड, अब एजाइड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, Li3n। अगर मैं इसी जगह पे आपके पास कैल्शियम के लिए एल्कलाइन अर्थ मेटल लेके चलता हूँ, तो अपने को पता है कि कैल्शियम के ऊपर होता है 2+ और नाइट्राइड के ऊपर 3-, तो बैलेंसी हुई 3, इसकी बैलेंसी हुई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca3n2। इस टाइप का ये आयनिक नाइट्राइड बनाता है। आयनिक नाइट्राइड कब बनता है, जब नाइट्राइड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ। तो मेटल के साथ अगर कंबाइंड करते हैं तो आयनिक नाइट्राइड मिलता है। अब इसी जगह कोई कह दे कि भाई हम मेटल ना लेके नॉन मेटल लेके चलें, तो नॉन मेटल लेके चलें, तो नॉन मेटल के साथ नाइट्राइड आयनिक नहीं बनाएगा। अब ये कैसा बनाएगा, कोवलेंट। ये अब कोवलेंट नाइट्राइड देगा, यहां कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, कोवलेंट नाइट्राइड। ये चीज ध्यान रखना, नाइट्राइड, ठीक है ना। नॉन मेटल के साथ क्या, कोवलेंट नाइट्राइड। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे हमारे पास कोवलेंट नाइट्राइड किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। मेटल के साथ क्या नाइट्राइड देता है, आयनिक टाइप का नाइट्राइड देता है। तो यहां आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे मेटल के साथ ट्रीट करा के, किसका, नाइट्राइड का। तो यहां पे कई सारे आपको एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल दिए, तो आप आयनिक टाइप का क्या बना देंगे, नाइट्राइड। अब यहां पे जैसे हमारे पास ये क्या लिखा, इट हैज लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बहुत ही ज्यादा रूम टेम्परेचर पे ये कैसा होता है, इनर्टनेस शो करता है, पार्टिसिपेट जल्दी से नहीं कर पाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि इसकी ये कैसा होता है, लेस रिएक्टिव होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है लमसम 946 पॉइंट समथिंग होती है किलोजूल पर मोल। तो ध्यान रखना, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है और रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है, ठीक है। तो 1 पॉइंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाइनाइट्रोजन इनर्ट रूम टेम्परेचर पे होने की वजह क्या है, तो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। तो इतनी चीजों को आप ध्यान रखना है आपको। जल्दी से देख लें, चलिए मैं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ रहा हूं। यूजेस देख लें। यूजेस, डाई नाइट्रोजन का यूज कहां करते हैं, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। जब आप हैवर प्रोसेस आज पढ़ेंगे इसी में, हैवर प्रोसेस के अंदर, तो हैवर्स प्रोसेस में हम लोग अमोनिया का मैन्युफैक्चर करते हैं, डाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में लेके, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। कई सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनाने में हम लोग डाई नाइट्रोजन का यूज करते हैं। पीछे आपने देखा जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड थे, चाहे वो अमोनियम के रूप में अमोनियम के सॉल्ट हो, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम डाइक्रोमेट, तो वो सभी इनकी प्रिपरेशन हम लोग अगर मैन्युफैक्चर देखेंगे तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का अपना रोल होता है। तो नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एंड लिक्विड डाई नाइट्रोजन का जो यूज होता है वो रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होता है, जो किसको प्रिजर्व करता है, किसको बचाव रखने के लिए यूज करते हैं हम, बायोलॉजिकल मटेरियल एंड फूड स्टफ या फूड आइटम्स। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य सामग्री होती है, खाने योग्य होते हैं, या बायोलॉजिकल जो मटेरियल होता है, उनको बचाव करने के लिए हम लोग लिक्विड डाई नाइट्रोजन को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज कराते हैं। इट इज यूज्ड इन क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सर्जरी जिसके दौरान जो डिसीजेज होती हैं या एबनॉर्मल जो हमारे पास टिश्यूज होते हैं उनको फ्रीजिंग के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फ्रीजिंग के द्वारा सर्जरी इन विच डिसीजेज और एबनॉर्मल टिश्यूज आर डिस्ट्रॉयड बाय फ्रीजिंग। तो डाई नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द क्रायोसर्जरी, ठीक है। क्रायोसर्जरी का मतलब भी बताया। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इनर्ट एटमॉस्फेयर। इसका यूज हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर को प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर हम लोग यूज करते हैं, इन इंडस्ट्री, ड्यू टू गुड सील्डिंग। नाइट्रोजन का साइज कैसा होता है,
बहुत ही स्मॉल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है, स्मॉल साइज का होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, गुड सील्डिंग की वजह से ये क्या करता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करता है लेबोरेटरी के अंदर। तो ये सब चीजें पॉइंट हैं, जल्दी से आप इनको देख लें, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कुछ ले रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमोनिया के बारे में। किसको पढ़ने जा रहे हैं? अमोनिया। तो अमोनिया में क्या बताया गया है? अमोनिया का फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि NH3 होता है। इट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन एयर। अमाउंट कैसा होता है? एयर में जो होता है ये बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है एयर के अंदर, वेरी स्मॉल अमाउंट इन एयर, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट या वेरी स्मॉल अमाउंट इन एयर। दूसरी चीज, इट इज फॉर्म्ड बाय डिके ऑफ यूरिया। यूरिया को डिके करके भी हम इसको फॉर्म करते हैं। किसको? अमोनिया को। कैसे करते हैं? चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं। यूरिया अपने को पता है NH2 क्या होती है, मैं थोड़ा सा इस साइड लिख दे रहा हूं। यहां देखें, यूरिया NH2CO NH2 होता है, सही है, ये यूरिया है। और इसको हमें डिके कराना है यूरिया का। तो यूरिया का डिके कैसे करेंगे? जब यूरिया का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं सबसे पहले H2O, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां से अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैसे? आप देखेंगे अमोनियम कार्बोनेट बनाने के लिए, आपको अमोनियम आयन बनाने के लिए अगर आप देखना चाहें यहां पे, तो इस चीज को थोड़ी देर के लिए हम इस तरीके से दिखा दे रहे, C डबल बॉन्ड O अलग किया। अब इसको मुझे कितने हाइड्रोजन देने हैं? 2, तब ये NH4 प्लस बना पाएगा। इसी तरीके से इस वाले को भी हमें कितने देने होंगे? 2। तो यहां पे ध्यान दें, तो मेरे को 2 हाइड्रोजन इसको देने हैं, 2 हाइड्रोजन इसको देने, 2 अमोनियम आयन बनेंगे, ठीक है। और कार्बोनेट बनाने के लिए इसको मुझे 2 ऑक्सीजन देने पड़ेंगे, तभी CO3-2 मिलेगा। तो देखें यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं यहाँ से अगर 2 वाटर ले लूं तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है NH4 का होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। फिर से देख लें, ठीक है। यहां पे समझ लेते हैं फिर से। यहां पे मैंने क्या किया, इसको अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होता है जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अभी डिके नहीं किया, अभी ब्रेक नहीं किया। तो मैंने पहले यूरिया को वाटर के साथ अमोनियम कार्बोनेट बनाया। मैंने कहा कैसे बनाया? अमोनियम क्या होता है? NH4 प्लस। अगर आप देखेंगे NH2 है मेरे पास, इसको मुझे 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराने होंगे, तो ये क्या बना के दे देगा? NH4 प्लस। अमोनियम आयन पे 1 प्लस होता है, तो 2 हाइड्रोजन इस वाले NH2 को देने हैं, 2 हाइड्रोजन इस वाले NH2 को देने हैं। तो ओवरऑल अपने पास 4 हाइड्रोजन के लिए मैंने 2 वाटर ले लिए, 2 मोल वाटर। अब यहाँ पे 2×4 हाइड्रोजन तो दिख गए कि किसके पास? NH2 के पास गए। तो ये हमारे पास जो हैं 2 हैं, तो ये भी हमारे पास 2 और 2 हाइड्रोजन भेज दिए, तो ये हमारे पास कितना हुआ? 2 अमोनियम आयन हुआ। अब CO जो बॉन्ड है, जब आपने CO बॉन्ड को देखा तो ये जो 2 ऑक्सीजन है CO के पास जाके क्या बना दें? कार्बोनेट। कार्बोनेट पे कितना होता है? 2-। अब आप देखिए अमोनियम पे 1 प्लस होता है, 2 अमोनियम पे 2 प्लस है, तो 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल आउट होने के दौरान NH4 का होल ट्वाइस CO3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर है इतनी? अब चीजें देखें यहां पे कि अब डिके कैसे हुआ होगा। अब ये पहला स्टेप है हमारे पास, यहां पे हमें B स्टेप, सेकंड स्टेप मान लो। अमोनियम कार्बोनेट जो होता है, वो अमोनियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो डिके होना स्टार्ट होगा। कैसे होगा? इधर देख लें, अमोनियम कार्बोनेट कैसे टूटेगा? अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन में। अब कार्बोनेट आयन फर्दर ब्रेक किसमें होता है? ऑक्साइड आयन और कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। अमोनियम आयन जो हमारे पास जाता है वो कैसे मिलेगा हमें? अपने पास NH3 और H+ में। अब अपने पास हैं कितने? ये 2, ठीक है। तो ये 2 अमोनिया
और 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। ये 2 हाइड्रोजन आयन इस ऑक्साइड आयन से 2 पे 2 प्लस 1 पे 2 माइनस दोनों कैंसिल आउट हुए, एक वाटर मॉलिक्यूल मिलने वाला है, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं और एक CO2। तो अपने पास क्या मिलेगा हमें बताइए। यहाँ पे आपने देखा 2 मॉलिक्यूल अमोनिया गैस यहाँ पे बन रही है और 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल आउट हुए, तो यहाँ पे H2O मिल रहा है और साथ में ये CO2। तो आपने आसानी से देखा कैसे हमें अमोनिया यूरिया के डिके द्वारा प्राप्त होती है। आप इस चीज को देख सकते हैं, फिर मुझे स्लाइड करना पड़ेगा ऊपर की ओर। चलिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो पहली प्रिपरेशन क्या है कि अमोनियम क्लोराइड जब है, अमोनियम क्लोराइड अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि जो अमोनियम क्लोराइड है ये रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनियम सॉल्ट एंड वाटर। अमोनिया कॉमा सॉल्ट एंड वाटर है, सॉरी अमोनियम सॉल्ट नहीं, अमोनिया कॉमा सॉल्ट एंड वाटर। देख लेते हैं, ठीक है, करके देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। इधर देखो, यहां पे मैंने लिया अमोनियम क्लोराइड और इसकी रिएक्शन कराई मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सिलेक्ट लाइम। अब इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या क्या प्राप्त होता है इसको देखते हैं हम लोग। आप मुझे बताइए, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं इस साइड वाले को। अब आप मेरे को बताइए कि जब मैं अमोनियम क्लोराइड को यहां पे दिखा देता हूं, हीट करके देखूंगा तो ये किसमें ब्रेक होगा, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं हीट कराऊंगा तो ये देगा मेरे को कैल्शियम 2+ और हाइड्रोक्साइड 2-। अब मेरे को आप बता दीजिए यहां पे मेरे पास क्या है कि अमोनियम आयन फर्दर किसमें ब्रेक होता है, आप बताइए। अमोनियम आयन फर्दर ब्रेक होता है NH3 और H+ में, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए यहां पे Ca2+ सॉल्ट अगर बनाएगा तो 2 क्लोराइड आयन लेने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस NH4Cl-। तो 2 अमोनिया मिलेंगे, 2 H+ मिलेंगे, सही है। अब आप मेरे को बताइए यहां पे कि ये 2 H+, ये 2 OH- मिलकर 2 वाटर मिल जाएंगे। और यहां पे आप बताइए कि जब अमोनियम क्लोराइड को आपने ब्रेक किया तो आपने यहां पे अमोनिया को जब ब्रेक किया, अमोनियम आयन को, तो NH3 और H+ मिला, 2 मोल हैं तो 2 NH3 2 H+ मिले, तो अपने पास 2 Cl- भी तो बचे हुए हैं। ये 2 Cl- इन Ca2+ के साथ क्या बना लेंगे, CaCl2। तो ओवरऑल अपने पास क्या मिलने वाला है वो अपने को बताइए कि अपने पास यहां से अमोनिया गैस मिलेगी अपने को 2 मोल अमोनिया। कब मिलेगी, जब हम इसके 2 मोल लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके 2 मोल लेके चलेंगे। समझते रहें आप रिएक्शन को। उसके साथ साथ सॉल्ट कौन सा मिल रहा है, CaCl2, ये सॉल्ट मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड, और OH और 2H ये ट्वाइस वाटर। आप देखें यहाँ पे अमोनिया के साथ सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, अमोनिया गैस की, लेबोरेटरी के अंदर। तो कैसे अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे अमोनियम क्लोराइड की सिलेक्ट लाइम से रिएक्शन कराने पर उसको हीट करते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त हो रही है, इसको आप देख सकते हैं। इधर मैंने आपको साइड में समझाता चल रहा हूं, पूरा फोकस यहीं रखें तभी आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, आयनिक फॉर्म में हम ब्रेक करके ही कर रहे हैं। इसको एक बार देख लें, फिर मैं इसको स्लाइड कर दे रहा हूं जल्दी से। चलिए अब मैं इसको स्लाइड कर दे रहा हूं, देखते हैं। बी, तो अपने पास यहां पे सेकंड की ओर बढ़ते हैं, बी की ओर। अब हम लोग और अमोनिया कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं बी रिएक्शन की बात करूं तो अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें तो तब भी आपको अमोनिया प्राप्त होगी। कैसे होगी चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पे अमोनियम सल्फेट अपने को क्या देने वाला है, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। अमोनियम आयन कितने मिलेंगे, 2, क्योंकि 2 प्लस 2 पे होंगे, 1 पे 1 सल्फेट पे 1 2 माइनस होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने को देगा Na प्लस OH माइनस। यहाँ आपको सॉल्ट बनाना 2 माइनस 2 प्लस के साथ जाएगा, तो यहाँ पे अपने को 2 लेके चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस आ जाएंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आसानी से सॉल्ट बना लिया, क्या, Na2SO4। अब अमोनियम आयन की बात मैं करूं तो यहां से मुझे NH3 और H प्लस में टूटता है, ये भी किस में टूटेगा, NH3 और H प्लस में टूटता है। अब आप मेरे को बताइए, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये 2H प्लस, यहाँ पे ये 2H प्लस क्या देगा, ये 2 OH माइनस के साथ 2 वाटर, कितने अमोनिया यहाँ पे मिल रहे हैं, 2 मोल। तो अपने पास यहाँ पे मिला 2 मोल अमोनिया विद Na2SO4 सॉल्ट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और H2HOH क्या दे देंगे, वाटर, कितने, 2। तो आपने देखा यहाँ पे भी अमोनिया गैस आपको बना सकते हैं अगर आप अमोनियम सल्फेट की प्रिपरेशन किससे करा दें, ट्रीट करा दें इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैसे बन रही है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, एक बार जल्दी से देखें, फिर से मुझे को स्लाइड करना पड़ेगा। चलिए, इतनी चीजें अपने पास आपको आनी चाहिए। चलिए मैं आगे की ओर इसको बढ़ाता हूं, यहां पे समझें। यह है हमारे पास क्या, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस को ध्यान रखना, हैबर प्रोसेस में हम लोग लार्ज स्केल में अमोनिया को मैन्युफैक्चर करते हैं। लार्ज स्केल में देखो, अमोनिया तो मैन्युफैक्चर आपके ऊपर भी हो रही थी, अमोनिया की लेबोरेटरी प्रिपरेशन हम लोगों ने देखी, तो अमोनिया को तो हम लोग प्रिपेयर कर पा रहे थे, पर हैबर प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें लार्ज स्केल में चाहिए थी अमोनिया जब भी, तो हम लोग हैबर प्रोसेस में कैसे लार्ज स्केल में प्राप्त करते हैं वो समझेंगे। पहली बात तो ये है, हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनती कैसे है वो समझेंगे यहाँ पे। तो देखें, अपने को पता है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्या होता है, Fe कैटालिस्ट और MO मॉलिब्डेनम प्रमोटर के लेके चलते हैं यहाँ पे, मॉलिब्डेनम प्रमोटर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 700 के अप्रोक्सीमेट केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ पे मेरे को मिलता अमोनिया। यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन होते हैं, ये किस में होते हैं, 1:3 में लिए जाते हैं, ये 1 तो ये 3, और यहाँ पे हमें 2 मोल अमोनिया मिलता है। ये है हैबर प्रोसेस में। तो Fe यहाँ एज आ कैटालिस्ट काम करता है, MO यहाँ पे मॉलिब्डेनम एज आ प्रमोटर काम करता है। प्रमोटर का काम होता है एक्टिविटी को इंक्रीज कर देना। तो आप इस चीज को देख भी सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जा रही है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस जा रही है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो हम लोग को रखना होता है वो रखना होता है 1:3 हैबर प्रोसेस में। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ से जाके कंप्रेशर में जाती है तो कंप्रेशर में यहाँ पे प्रेशर कितना है, 20 मेगा पास्कल, ठीक है ना। कंप्रेशर में जैसे ही यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से पहुंची तो आपके पास होने वाला क्या है, अब ये कंप्रेशर में जाके क्या करेगा, आपस में मिक्स होगी। मिक्स होने के बाद ये कैटालिटिक चैम्बर में जाएगी। कैटालिटिक चैम्बर में पहले से ही कैटालिस्ट आयरन और मॉलिब्डेनम प्रमोटर प्रेजेंट होते हैं। इसको 700 केल्विन पर जब हम लोग हीट कराते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिए आप, या आप यहाँ पे प्रेशर जो है वो ये ना लेके आप यहाँ पे 208 एटमॉस्फेयर कर लीजिए, जिससे कि आपको ध्यान रहे, ठीक है, 200 एटमॉस्फेयर, जिससे आपको फिर चेंज ना करना पड़े पास्कल से एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हमने अंदर की ओर 1:3 में भेजा, ठीक है ना। अगर इसके 1 मोल ले रहे हैं तो इसके 3 मोल, मतलब अगर कोई कहते कि इसके 10 मोल लिए नाइट्रोजन के तो हाइड्रोजन के आपको 30 मोल लेने पड़ेंगे। तो रेशियो 1:3 का होता है। जब ये मिक्स होते हैं कंप्रेसर के अंदर 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो बाद में ये किस में पहुंचते हैं, कैटालिटिक चैम्बर में, जहां का टेम्परेचर 700 केल्विन के समथिंग होता है, जिसमें पहले से ही कैटालिस्ट Fe और प्रमोटर MO प्रेजेंट होता है। उनकी प्रेजेंस में ये आपस में अच्छी तरीके से मिक्सअप होके क्या देते हैं, लिक्विड अमोनिया बनाते हैं। वो अमोनिया बनाते हैं, वो अमोनिया काफी ज्यादा हीट होती है, इसको फिर हम लोग क्या करते हैं,
कंडेंसर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको कूल करा देते हैं और ये लिक्विड अमोनिया हमारे पास यहाँ पे प्राप्त होती है। जो लिक्विड अमोनिया कब बनती है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिक्स होते हैं 1:3 में। बट कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जो अनरिएक्टेड अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हैं वो हमारे पास क्या करती है, वापस से अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन को ये सर्कुलर पंप में भेज देते हैं। सर्कुलर पंप से ये वापस से कहां पहुंचते हैं, वापस से ये कैटालिटिक चैम्बर में जाते हैं। ये प्रोसीजर इतनी बार होता रहता है कि जब तक हमें जितना अमाउंट अपने को अमोनिया का प्राप्त करना, उतने अमाउंट में जब तक अमोनिया हो ना जाती तब तक हम इस प्रोसीजर को बंद नहीं कराते हैं। लगातार यहां से सप्लाई करते रहो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की। आपको यहां से 200 एटमॉस्फेयर में ये कंप्रेस होकर कैटालिटिक चैम्बर में भेजेगा। वहां पे क्या करेगा, कैटालिस्ट Fe और एमओ प्रमोटर क्या करेंगे, अमोनिया गैस बनाएंगे। वो अमोनिया गैस क्या होगी, ज्यादा हॉट होने की वजह से इसको कंडेंसर से पास कराएंगे। ये जो जिगजैग वे में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो अपने को दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कंडेंसर है, ठीक है ना। ये हमारे पास कंडेंसर लगा हुआ, ठीक, ये हमारे पास कंडेंसर है। कंडेंस करा ली यहां पे। अब कंडेंसर में कूलिंग अगर होती है तो हमें ये कूलिंग होने के दौरान लिक्विड अमोनिया यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। इसमें जो है अमोनिया, वो लिक्विड अमोनिया अपने को प्राप्त हो जाती है, लिक्विड अमोनिया। और जो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, वो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस से सर्कुलर पंप में भेज दिए जाते हैं और इस प्रोसीजर सर्कुलर पंप से वापस से ये कैटालिटिक चैम्बर में जाते हैं। फिर से ये प्रोसीजर लगातार होती है, अनरिएक्टेड वापस जाते हैं। तो इस तरीके से जितना अमाउंट ऑफ अमोनिया आपको लार्ज स्केल में प्राप्त करना होता है उतना इस प्रोसेस से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक अपनी हैवर प्रोसेस का डायग्राम है जिसमें अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। रिएक्शन सिंपल है कि व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन इन रेशियो 1:3 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe एंड प्रमोटर MO मतलब मोलिब्डेनम एट 200 एटमॉस्फेयर एंड 700 केल्विन, अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। दिस इज अ हैवर प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को आप देख सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। डायग्राम आपके पास है, मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूं जिससे कि चीजें आपको और क्लियर दिख जाएं, जो भी चीज आप देखना चाहें। यहां पे केवल आप 200 एटमॉस्फेयर ही रखें जिससे कि आपको प्रेशर कोई एक ही ध्यान रखना पड़े, फिर मेगा पास्कल से आपको पास्कल में चेंज करना पड़ेगा। तो एटमॉस्फेयर में ही रखें। ये चीज अपने पास है, आप पॉज करके इसको नोट कर लें। एक मैं डायग्राम और दिखा दूंगा आपको कि आप ये डायग्राम वैसे सिंपल है यही डायग्राम, तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आप इसी डायग्राम को बनाएं और अपने लिहाजे बना लें। जरूरी नहीं है आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अलग तरीके, अब ये आप अपने वे से भी बना सकते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे आप ये अपने वे से भी बना सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप यहाँ से पास करा रहे हैं। हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन किसी जगह पे जाके आपस में क्या हो रही होंगी, कंबाइंड हो रही होंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपने वे से भी आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी को लेके चलें। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन किसी एक जगह पे मिल रही होंगी, फिर यहाँ से आपको कंप्रेशर मिल रहा होगा, कंप्रेशर में ये कंप्रेस हो रही होंगी जहाँ का आप प्रेशर दिखा सकते हैं। अब यहाँ से भी आपको किस में भेजना है, फिर आपको कैटालिटिक चैम्बर में भेजना है। कैटालिटिक चैम्बर यहाँ बना दीजिए। कैटालिटिक चैम्बर से जो अमोनिया मिलेगी वो आपको कंडेंसर में भेजेगी। वहाँ लिक्विड अमोनिया जो जो लिक्विड अमोनियम कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनरिएक्टेड वापस सर्कुलर पंप में भेज दिया। वो सर्कुलर पंप से वापस से कहाँ से कनेक्टिविटी बना दी जाएगी, फिर से आप इसमें बना देंगे किसमें, कंप्रेशर में, या डायरेक्ट आप कनेक्टिविटी किससे बना देंगे, कैटालिटिक चैम्बर से। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आप अपने वे से भी बना सकते हैं, वो सिंपल डायग्राम है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। एक बार पॉज करके आप अगर पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिर मैं एक डायग्राम और दिखा दे रहा हूँ। ये डायग्राम है, यहाँ भी आप देखेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ से N2 गैस जा रही है, यहाँ से H2 गैस जा रही है, वापस से ये मिक्सड हो रही है 200 एटमॉस्फेयर पे यहाँ पे, ठीक है, कंप्रेशर में। और कंप्रेशर के बाद ये कैटालिटिक चैम्बर है। कैटालिटिक चैम्बर में यहाँ पे 700 केल्विन टेम्परेचर है। आयरन कैटालिस्ट है। इसके बाद ये कंप्रेस होकर कंडेंस्ड हो रही है। कंडेंस्ड होकर यहाँ पे हमें लिक्विड अमोनिया प्राप्त हो रही है। लिक्विड अमोनिया जो प्राप्त हो रही है, जो अनरिएक्टेड होते हैं, जो कूलिंग नहीं हो पाती है, वो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को वापस से हम लोग कहाँ भेज देते हैं, मिक्स होने के लिए वापस से भेज देते हैं। ये प्रोसीजर लगातार आपको
इसी तरीके से चलाते रहते हैं, यहाँ से हम सप्लाई करते रहते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में। तो आप इस डायग्राम में भी देखेंगे, सिंपल है, कुछ नया नहीं है, जो चीज़ आप जानते, बट एक मेथड मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। बाद बाकी रिएक्शन तो आप बचपन से पढ़ते आते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 को, ठीक है। और यहाँ Fe एज अ कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर है, 200 एटमॉस्फेयर का आपको प्रेशर ध्यान रखना यहाँ पे लिया जाता है, 700 केल्विन टेम्परेचर होता है ट्वाइस। ये अपने पास रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आते हैं, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दोनों रिएक्शन पॉसिबल होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इतने को आप देख लीजिए, फिर मैं आगे की ओर बढ़ जाता हूं। अब देखें यहां पे कि अमोनिया जो होती है, आपको ध्यान रखना है, अमोनिया जो होती है वो कलरलेस गैस होती है, ठीक है। इसका जो फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 198.4 केल्विन और 239.7 केल्विन रिस्पेक्टिवली। फ्रीजिंग पॉइंट होता है 198.4 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट होता है 239.7 केल्विन रिस्पेक्टिवली। मतलब पूछा नहीं जाता है बोर्ड एग्जाम में, बट प्रैक्टिकल वैल्यू है तो आपको ध्यान रखनी है। अमोनिया जो होता है वो एक्सट्रीमली सॉल्युबल होता है, किसमें, वाटर के अंदर, ठीक है। अब अमोनिया एक्सट्रीमली सॉल्युबल है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ अमोनिया लिया और ये वाटर लिया, अब अपने पास ये अपने को पता है कि यहाँ से ये अपने को क्या दे देगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये अमोनियम आयन मिलता है अपने को और हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। कैसे, आपको मैं बता चुका हूँ पीछे लेक्चर में, आपने देखा अमोनिया है, ये वाटर है। आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि अमोनिया क्या होता है हमारे पास, ये लुईस बेस है। क्या है, लुईस बेस। लुईस बेस क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर होने की वजह से ये लुईस बेस है। और ये अब इस जगह एसिड का वर्क करेगा, क्योंकि वाटर एक एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर दोनों शो कर सकता है। अगर बेस के साथ है तो एसिड होगा, और एसिड के साथ लेते वाटर तो बेस होता। तो यहाँ पे अपने पास क्या, लुईस बेस की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करने की, तो प्रोटॉन को ये खींच लेगा। तो यहाँ से अगर H+ निकल के इसके पास चला जाएगा तो ये तो अमोनियम आयन बना लेगा, ठीक है, एक्वस। और यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ये लिक्विड फेज में, ये गैसियस फेज में है। जब यहाँ से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे तो इस H2O के पास केवल OH- बचेगा, ठीक है। तो ये इस बेस के लिए ये क्या कहलाता है, अमोनियम आयन, इस कॉन्जुगेट एसिड होता है, कॉन्जुगेट एसिड होगा। और इस एसिड के लिए ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होता है। ये चीजें आपने 11th में भी सीखी थी, कॉन्जुगेट बेस। लुईस बेस के लिए कॉन्जुगेट एसिड प्राप्त होता है, एसिड से कॉन्जुगेट बेस प्राप्त होता है, ठीक है। इसी आप जानते हैं। यहां पे इट फॉर्म्स वेरियस अमोनियम सॉल्ट व्हेन अमोनिया इज हीटेड विद एसिड। अगर आप एसिड के साथ अमोनिया को हीट करते हैं तो यहाँ पे वेरियस अमोनियम सॉल्ट प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने अमोनिया को लिया और अमोनिया को मैंने H2SO4 के साथ हीट कराया, तो आपने को बताइए क्या मिलेगा, अमोनियम सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा, अमोनियम सल्फेट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब अमोनियम सल्फेट मिल गया अपने को, आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिला मेरे को, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। कैसे पता है, अपने को पता है कि यहाँ पे H+ और SO4 2- प्राप्त होगा। अब यहाँ पे अमोनिया के पास क्या होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। 2 अमोनिया लेके चलेंगे तो दोनों प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये अमोनियम 2 अमोनियम आयन बन जाएंगे, एक सल्फेट माइनस। तो अमोनियम आयन पे कितना होगा, ये आपस में मिक्स करके हमें क्या देंगे, अगर इतनी चीजें आप देखेंगे तो ये मेरे को 2 अमोनियम आयन देंगे। वो 2 अमोनियम आयन 2 सल्फेट आयन से मिक्स होके क्या बना लेंगे, 2+ से 2- कैंसिल हो जाए, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। अब इसी तरीके से आप कई सारे सॉल्ट बना सकते हैं। अपने पास अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है। जब अमोनिया की रिएक्शन आप क्या कराएंगे, जब अमोनिया की रिएक्शन अगर आप कराएंगे HCl के साथ, तो मुझे बताइए ये अमोनिया जो है वो प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच के अमोनियम आयन बना देगा और क्लोरीन से जुड़कर ये अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। NH4+ होता, Cl- होता, तो NH4Cl मिल जाएगा। इतनी चीजें आ गई। अगर आप इसकी रिएक्शन मान लो अमोनियम नाइट्राइट या अमोनिया की रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड से कराते हैं HNO3 से, तो आपको क्या, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके प्रोटॉन को अपनी ओर खींच लेंगे और ये नाइट्राइट आयन है तो अमोनियम आयन क्या बना लेगा, अमोनियम नाइट्रेट बना लेगा। अब यहाँ अमोनियम नाइट्रेट NH4 पे प्लस होता है, NO3 पे माइनस होता है, तो यहाँ होल लगाने की जरूरत ही नहीं है, NH4 NO3 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई अपने को। चलिए, इट फॉर्म्स अ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद मेटल आयन सच एज
सिल्वर प्लस एंड सिल्वर प्लस एंड Cu2 प्लस। तो देखें कैसे, आप अगर यहां पे देखना चाहेंगे तो मेटल आयन के साथ ही कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने यहां पे लिया AgCl फॉर एग्जांपल, AgCl आप जानते हैं ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट। जब ये क्या करता है, अमोनिया के साथ ट्रीट करता है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। आप देखेंगे यहाँ पे Ag+1 चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट का है, तो यहाँ भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का ही होना चाहिए। अमोनिया कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, Cl पे माइनस होता है, इस पे प्लस आ जाएगा, जो काउंटर आयन पे आएगा वो चार्ज Ag पे होगा। तो यहाँ से आपको ये क्या कलरलेस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होता है, कलरलेस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक है, अमोनिया 2 हैं तो 2 अमोनिया लेके चलेंगे। जैसे मैं और एग्जाम्पल लेना चाहूँ, आप इसको देखते रहें। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहूँ, सपोज करो मैंने लिया CuSO4, ठीक है ना, ये ब्लू कलर का होता है, अपने को पता है। यहाँ पे अगर मैं अमोनिया को लेना चाहूँ, यहाँ पे NH3 को, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स बना के देता है अपने को, CuNH3 का होल 4, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल शेप मतलब देता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रख रहा है, यहाँ पे ये 4 रख रहा है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स की। कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते हैं, ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का क्या है, 4, क्योंकि कितना 2, यहाँ पे 2 क्यों है, क्योंकि लिगेंड कितने यहाँ पे यूज हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, 2। ये 4 टाइप का बनाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला बनाएगा, तो यहाँ पे ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि लिगेंड यहाँ पे अमोनिया कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो यहाँ पे Cu4NH3 के साथ गया और यहाँ पे सल्फेट है जो कि बाहर ये आ गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अभी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों जगह पे, वो इस जगह +1 और इस जगह +2 ही होगी। आप चेक कर सकते हैं, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, सल्फेट पे 2- इस पर 2+ आ जाएंगे, ये 0 है तो 2+ Cu के हो जाएंगे। ये जो होता है वो डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, डीप ब्लू। तो वेरियस टाइप के अपने पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार करता है जब हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया का ट्रीटमेंट किससे कराते हैं, मेटल आयन से। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, अगर आप यहाँ पे सिल्वर लेते हैं, अगर इसी रिएक्शन में आप यहाँ पे इसको ऐसे भी दिखा सकते थे कि Ag+ और ट्वाइस NH3, तो यहाँ पे यही अपने को क्या मिल जाता, AgNH3 का होल ट्वाइस और ये प्लस। अगर इसका आप और करके लिखना चाहते हैं तो इसको Cu2+ प्लस का 4NH3 और ये मिल जाता है अपने पास CuNH3 का होल 4 और यहाँ पे 2+। तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट दिखाएं। इतनी चीज आई होप आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार आप देख लें, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, जल्दी से नोट कर लें। चलिए अब स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया देख लेते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं अमोनिया का कैसा होता है स्ट्रक्चर। अमोनिया का अगर स्ट्रक्चर आप देखना चाहेंगे तो अमोनिया पिरामिडल स्ट्रक्चर रखता है। अमोनिया के बैलेंस सेल में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने को पता है, और हाइड्रोजन अपने पास 3 है साइड एटम। ये 2 नॉन बॉन्डेड होते हैं जिनको आप लॉन पेयर बोलते हैं, ये 1 लॉन पेयर है, ठीक है ना। और यहाँ थोड़ा सा बेहतर बन सकता है, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पिरामिडल स्ट्रक्चर में आप क्या क्या दिखा सकते हैं। ये मेरा स्ट्रक्चर कैसा है, पिरामिडल शेप होती है इसकी, ठीक है। जो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है, इसमें क्या क्या होता है, पिरामिडल में 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर होता है, ठीक है। टोटल 4। इसका मतलब ये किसकी डिस्टॉर्टेड शेप है, टेट्राहेड्रल की। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है, ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है
आपके पास, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 107.8 डिग्री। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास बॉन्ड एंगल है, दो कोवलेंट बॉन्ड के बीच में बनने वाला एंगल जो ये थीटा है वो अपने पास इतना होता है। यहाँ पे ये जो NH बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 101.7 पिकोमीटर की, ठीक है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कैसी होती है, 3 और 1 4, 4 का मतलब आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और वैसे भी आपने हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक सीखी थी, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में अगर अमोनिया का आप देखेंगे तो इसके बैलेंस सेल में कितने होते हैं अपने पास, 5। एक हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में होता है 3 हाइड्रोजन, टोटल 8। 8 का मतलब आप 2 से डिवाइड कर देंगे। रेंज आप जानते हैं डिवाइड कब किससे किया जाता है, 2 से ज़्यादा 8 तक 2 से डिवाइड करते हैं, 8 से ज़्यादा 56 के बीच में है तो आप 8 से डिवाइड करते हो, 56 से अबव है तो 18 से करते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, यहाँ 0, तो यहाँ पे एक S होगा, बकाया तीनों क्या होंगे, P होंगे, ठीक है। अगर ये 5 होते तो 3 P ऑर्बिटल होते हैं और P के बाद फिर D स्टार्ट हो जाता। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन भी सीख रखी है। लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर अगर आपको पता है, नंबर ऑफ लॉन पेयर भी हम लोग निकाल लेते थे। नंबर ऑफ लॉन पेयर कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस साइड एटम। ध्यान करो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, sp3 है। अब sp3 है तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4, एक s 3 p 4, और साइड एटम कितने हैं आपको पता है, 3 हाइड्रोजन हैं, ये साइड एटम है, ये क्या है, साइड एटम है, तो 3। तो यहाँ पे लॉन पेयर कितना आएगा, 1, तो इसके पास 1 लॉन पेयर होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक बार चेक कर लें आप इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देख लें आप इसको एक बार, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँ आपको कि एक नज़र में इसको भी ध्यान कर लें, आप रख लें। अगर आपसे हीटिंग इफेक्ट पूछता है, अमोनिया की बात चल रही है, तो हीटिंग नॉट इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट की बात मैं करूं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट, तो हीटिंग इफेक्ट को आप ध्यान रखिएगा कैसे, कि अगर अमोनियम आयन है, ठीक है ना, और अमोनियम आयन में आप हैलाइड लेके चलें, चाहे कार्बोनेट लेके चलें, चाहे सल्फेट लेके चलें, चाहे फॉस्फेट लेके चलें, PO4 3-, तो इनके थ्रू हमेशा और हमेशा किसका प्रोडक्शन होता है, अमोनिया गैस। क्या मिलती है अपने पास, अमोनिया, ठीक है ना। अब साथ में साइड प्रोडक्ट होंगे, यहाँ पे आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जब भी अमोनियम आयन को हीट करते हैं, इन सभी के साथ आप हीट करते हैं तो अपने को अमोनिया प्रोड्यूस होती है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, पहला मैं केस देख लेता हूँ। फर्स्ट केस, जैसे अमोनियम आयन है और यहाँ पे क्लोराइड आयन है, तो अपने को हीट करने के दौरान पता है अपने को, पहली बात तो ये है कि जब हम इनको देखेंगे तो हमारे पास क्या, अमोनियम क्लोराइड है। अब वैसे भी आप अमोनियम क्लोराइड से देख सकते हैं कि अमोनियम आयन, क्लोराइड आयन अगर अलग अलग हैं, तो इसका मतलब समझ गए कि आप ये अगर आप देख रहे हैं तो अमोनियम क्लोराइड है, अगर इसको आप देखते हैं तो ये मुझे NH3 के साथ साथ H+ भी देता, और ये Cl- है, क्या है, Cl-, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये HCl बार हो जाएगा और अमोनिया बार हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अमोनिया के साथ साथ HCl मिलेगा अपने को, अमोनिया गैस। अगर मैं देखना चाहूँ अमोनिया को कार्बोनेट के साथ, तो देखें यहाँ पे अमोनियम है मेरे पास NH4, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे कार्बोनेट है 2-। एक्चुअल में अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आप देखेंगे तो अमोनियम पे 1+, कार्बोनेट पे 2-, तो NH4 का होल ट्वाइस CO3 मिलेगा। अभी पीछे मैं इसके लिए बता चुका हूँ। और वैसे भी आप देखना चाहें, वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो हीटिंग इफेक्ट के दौरान क्या देगा, मुझे बताओ, इसको हीट करने पर तो ये तो ब्रेक हो चुका है, इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो ये अमोनिया देगा और H+ देगा। कार्बोनेट क्या देगा, ऑक्साइड आयन और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब यहाँ पे
दो अमोनियम आयन ही तो दो कार्बोनेट आयन को बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि एक पे एक प्लस है, दो इस पे एक पे ही दो माइनस है, तो ये दो प्लस करने के लिए यहाँ 2 कर दिया, तो यहाँ भी 2 मिलेंगे, यहाँ भी 2 मिलेंगे। अब आप आसानी से देख सकते हो क्या कि मेरे पास 2 H प्लस और एक ऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है और एक H पे 1 प्लस है, तो 2 H प्लस आपके मेरे पास कितने हो गए, एक H पे 1 प्लस, ये 2 H प्लस हैं, एक ऑक्साइड माइनस, 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल हुए, H2O मिल जाएगा, यहाँ से H2O मिल गया अपने पास और 2 अमोनियम मिल गए, तो अपने पास मिल रहा क्या है यहाँ पे 2NH3 और प्लस का अपने पास CO2 और साथ में क्या मिल गया H2O, वो भी कितने, आप H2 एक ही मोल मिलेगा। इस तरीके से आप अमोनियम सल्फेट को भी कर सकते हैं, अभी मैं पीछे बता चुका हूँ। अमोनियम सल्फेट है तो NH4 ये मिलेगा अपने पास। अमोनियम सल्फेट को अगर आप हीट करके रखेंगे तो ये दिखा देंगे अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। फर्दर आप हीट कर रहे हैं यहाँ पे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये वापस से मुझे NH3 और H प्लस देता है, सल्फेट क्या देगा मेरे को, सल्फेट क्या देगा SO4 2 माइनस। यहाँ पे अगर मैं 2 अमोनिया लेके चलूंगा अमोनियम आयन तो ये मेरे को 2 अमोनिया देगा और 2 H प्लस देगा। अब अपने को इसका ही हमें जिक्र करना था, ठीक है ना, यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ से हमारे पास क्या आने वाला है, ये H2SO4 अलग हो जाएगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया अलग हो जाएंगे, H2SO4 अलग हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से बात कर लूँ इस थर्ड की कि मैंने कहा अमोनियम आयन है और इसके साथ क्या है, फॉस्फेट आयन है PO4 3 माइनस, तो इसको हीट करने पर तो अपने को बताइए कि ये अमोनियम आयन, अभी मैंने आपको बताया कि ये NH3 और H प्लस में टूटता है और ये अपने पास फॉस्फेट आयन है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए कि मेरे पास एक अमोनियम पे 1 प्लस है, इस पे 3 माइनस है, तो 3 अमोनियम आयन लेके चलेंगे तभी बैलेंस हो पाएगा, तो 3 अमोनिया और 3 H प्लस मिलेंगे। ये 3 H प्लस 3 फॉस्फेट के साथ क्या बना लेंगे, 3 प्लस से 3 माइनस कैंसिल हो जाएंगे और H3 तो ये हो गई और PO4 ये है, तो ये क्या मिल जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया मिल जाएगा। तो आप देखें लगातार हम किस तरीके से अमोनिया की प्राप्ति कर लेते हैं जब हम लोग हीट कराते हैं अमोनियम के सॉल्ट को। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। एक बार जल्दी से आप, जब भी मैं पीछे की तरफ हटता हूं तो आप इसको देख लिया करिए। अब देखेंगे यूजेस हैं अमोनिया के, छोटी छोटी चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स। कई सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसको आप जानते हैं एज अ यूरिया NH2CO NH2, है ना, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम फॉस्फेट, ये क्या है, ये क्या है, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर हैं। इनके मैन्युफैक्चर को हम लोग किसके थ्रू, इट इज यूज्ड, अमोनिया का यूज किसमें करते हैं, इन सभी के मैन्युफैक्चर में। Ammonia is used in the manufacture of urea, in the manufacture of ammonium phosphate, in the manufacture of ammonium chloride, in the manufacture of ammonium sulfate and etc. अब यहाँ पे देखें, it is also used in the manufacture of nitrogen acid and nitrogen containing inorganic compound। अभी आप देख रहे थे कि इसका यूज हम लोग नाइट्रोजन एसिड या नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। लिक्विड अमोनिया का यूज हम लोग रेफ्रिजरेंट के रूप में भी करते हैं, कूलिंग करने के लिए, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी के अंदर एज अ सॉल्वेंट भी यूज करते हैं। सिंपल यूज है, एक बार इसको देख लें। ये इतना आपने देख लिया कि इसका पहला तो यूज क्या है, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, आपके सामने बहुत सारे लिखे हुए हैं। इसका यूज किसके बनाने में करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे Na2CO3। अब Na2CO3 के अगर आप देखेंगे तो अमोनियम कार्बोनेट को आप जब सोडियम क्लोराइड के साथ हीट करेंगे तो वहां पे आपके पास ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्राप्त होता है। तो वो अमोनियम जो कार्बोनेट लेके चल रहे हैं वो एक्चुअली अमोनियम कार्बोनेट में अमोनिया है, ठीक है। और किसमें करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड है, सॉरी यहाँ पे आप सही कर लें, यहाँ पे आप सही कर लें, यहाँ पे आप नाइट्रिक एसिड कर लें। नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अभी नाइट्रिक एसिड की हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड प्रोसेस के अंदर। ओस्टवाल्ड में आप देखेंगे, ओस्टवाल्ड से आप बनाते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ओस्टवाल्ड प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हैबर प्रोसेस से अमोनिया का मैन्युफैक्चर होता है, वैसे ही ओस्टवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड का करते हैं। बट नाइट्रिक एसिड हुआ चाहे इनऑर्गेनिक
नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये सभी हम लोग अमोनिया के हेल्प से भी बनाते हैं। ठीक है, अब बंदे के मन में आया होगा कि अमोनिया कहाँ यहाँ नजर आ रही है। यार मैंने आपको क्या बताया, जैसे अमोनियम अपने पास कार्बोनेट है NH4 का होल ट्वाइस। अब अमोनियम कार्बोनेट में आपके पास अमोनिया है, अमोनियम आयन है, ये कार्बोनेट आयन है, यहाँ पे 2 अमोनियम आयन है। इसका मतलब यहाँ पे अमोनिया कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा, 2 यहाँ पे। तो ओवरऑल अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग, अमोनिया की हेल्प से हम लोग वेरियस नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। अमोनिया का मतलब इनको प्रिपेयर करने के लिए अमोनिया का यूज करते हैं। मतलब अमोनिया इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम सल्फेट, है ना, अमोनियम कार्बोनेट, सॉरी अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखें, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एज वेल एज नाइट्रोजन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट और इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पर्पज से, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं कि जो हमारे पास डाइमराइजेशन ऑफ N2O4 का NO2 का क्या मतलब है। जो NO2 होता है वो एक्चुअल में एक और इलेक्ट्रॉन रखता है। NO2 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पीछे देखा था नाइट्रोजन के ऑक्साइड के केस में। तो अपने को पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो NO2 होता है उसमें हमारे पास, हम इसका स्ट्रक्चर अगर दिखाते थे तो इस तरीके से बनाते थे, ध्यान है, 1 2 3 4 5, ये 5 है, इसके पास 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के ये 2 ऑक्टेट इसके कंप्लीट होगा। ये लॉन पेयर है, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, इस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनस्टेबिलिटी मतलब स्टेबल नहीं होता है। तो इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, अपने ही एक अनदर मॉलिक्यूल के साथ मर्ज करके अपने आप को स्टेबल बना लेता है। इसी तरीके से इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 5। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो, और इसके बैलेंस सेल में जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर है वो तो नॉन बॉन्डेड है ही, तो जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ये अनस्टेबिलिटी शो कर रहा है। तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाना चाहेगा तो ये म्यूचुअली शेयरिंग कर लेगा, और म्यूचुअली शेयरिंग करता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन इस ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, म्यूचुअली शेयरिंग करके ये क्या फॉर्म कर देता है, N2O4। डाइमराइज कौन हुआ, ये एक NO2 है और ये एक NO2 है, और ये NO2 डाइमराइज क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनकी बैलेंस सेल में एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब ये डाइमराइज होते हैं तो ये स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल बनाते हैं विद इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके पास ये कैसा होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो इसकी कोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है, आप खुद ही देख लीजिए। अगर एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है तो 4 पे 8 माइनस होंगे, तो 2 नाइट्रोजन पे 8 प्लस, तो 1 नाइट्रोजन पे 4 प्लस आपके पास। तो इसकी N2O4 के अंदर इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 4 प्लस। अब आपने अगर इसको देखा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ अगर आपको मैं बता दूं तो अमोनिया की कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा खास होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप उनको भी एक नजर में देख लीजिए। यहां पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ अमोनिया। देखिए क्या क्या अमोनिया की केमिकल रिएक्शन बन सकती हैं, अगर मैं इसकी बात कर लूं आपके साथ। तो पहला, अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करूं तो अमोनिया की रिएक्शन जो है वो HCl के साथ अगर पूछी जाए तो अपने को पता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, अमोनियम क्लोराइड। इसकी कैसी, वाइट फ्यूम्स के फॉर्म में ये प्राप्त होता है, वाइट फ्यूम। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड। और एक चीज ध्यान रखना इसके साथ साथ कि यहां पे अब हो सकता है कि अमोनिया की रिएक्शन वो अपने को, अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ दे दे। अब इसके 2 केस बनते हैं, ठीक है ना। एक केस में क्या होता है कि हमारे पास जो अमोनिया होता है इसको एक्सेस में लिया जाता है, और एक केस में क्या होगा, हमारे पास क्लोरीन एक्सेस में लिया जाता है और एक केस में अमोनिया एक्सेस में लिया जाता है। दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं, इस चीज को ध्यान रखें। इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो NCl3 बनता है। क्या मिलेगा, NCl3
3 और साथ में HCl बाहर जाती है। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो अमोनियम क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है? अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ N2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अच्छी रिएक्शंस हैं, यहां पे बैलेंसिंग की आपको कोई जरूरत नहीं है वैसे तो, फिर भी बैलेंसिंग आपको पता है, किसी भी दुनिया की रिएक्शन के लिए आप बैलेंसिंग आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बैलेंसिंग का भी मेथड में अभी बात बता दे रहा हूं, जल्दी से इसको देख लें। इसके साथ साथ हम लोग और रिएक्शन कोई हमसे पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन, अगर मैं NH3 को ऑक्सीडाइज करता हूं और ये जो एयर की ऑक्सीजन की प्रेजेंस वो एक्सेस में लूं, और एक मेरे पास बन सकती है जब ऑक्सीजन में लिमिटेड सप्लाई करूं, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लूं, मतलब लेस अमाउंट में लूं, तो दोनों जगह डिफर प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं डिफर, वो भी देख लेते हैं हम एक बार। यहां पे हमारा मेन मकसद क्या है बताने का, कि जब आप एयर को एक्सेस में लेते हैं तो यहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बाहर, और अगर आप एक्सेस में लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लेके चलते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड अपने पास में यहाँ पे मिलती है एज अ गैस। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखना। बाद बाकी तो सिंपल है कि जो NO2 और यहाँ पे NO, इसके साथ साथ वाटर बाहर जाता है। ये कुछ अच्छी रिएक्शंस हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक चीज ध्यान रखना कि यहां पे अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन सोडियम हाइपोक्लोराइड से कराऊं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से हमें हाइड्राजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हाइड्राजीन। और हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजीन जानते हैं NH2 सिंगल वन NH2 मतलब N2H4 हाइड्राजीन। ये सभी कहीं ना कहीं कम्पटीशन में आ चुकी रिएक्शन है। और इसके साथ साथ NaCl प्राप्त होता है, और अगर आप देखेंगे H2O बाहर जाता है। ये चीजें हमें प्राप्त होती हैं यहाँ पे। अब एक बार देख सकते हैं अमोनिया की रिएक्शन मैंने HCl के साथ करा के अमोनियम क्लोराइड NH3 की रिएक्शन जब एक्सेस ऑफ क्लोरीन से कराएंगे तो NCl3 प्राप्त होगा। अमोनिया की को एक्सेस में लेंगे क्लोरीन को, मतलब अमोनिया, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे अमोनिया से क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में ली गई है, यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में ली गई तो अमोनियम क्लोराइड मिलता है, उसके साथ नाइट्रोजन गैस निकल रही है। यहाँ पे अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराने पर एक्सेस प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर ले रहे हैं तो NO2 गैस इवॉल्व होती है। अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लेते हैं तो NO गैस बाहर निकलती है। अगर अमोनिया की रिएक्शन आप NaOCl से कराते हैं बैलेंसिंग के लिए, यहाँ पे 2 जरूरी नहीं है आपको, मैंने केवल आपको कॉमन तरीका बताया। अमोनिया की रिएक्शन सोडियम हाइपोक्लोराइड से कराते हैं तो हाइड्राजीन मिलता है। ये कुछ बहुत ही ज्यादा खास रिएक्शंस हैं। अब बात आई बैलेंसिंग की, तो देखो बैलेंसिंग के लिए आपको घबराना नहीं है। कोई भी रिएक्शन उठाएंगे, अगर आप कोई भी रिएक्शन, मैं इसको लूं, यहां पे ध्यान रखना, इसको एक बार पॉज करके देख सकते हैं आप लोग। अगर मैंने आपको बताया था, देखो बैलेंसिंग का जो तरीका मैंने आपको बताया है, बैलेंसिंग मेथड, तो सुपरहिट मेथड है ये, सुपरहिट बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिया था N2 + H2 में एक छोटी सी रिएक्शन लेके चल रहा हूं जिससे कि मैं आपको चीजें क्लियर कर पाऊं। मैंने मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया भी सिखाया। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती, मुझे नहीं पता यहाँ पे 1 आना है कि 3 आना है कि 2 आना है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या किया करते हैं, यहाँ पे ABC को लेके चलेंगे, ABC, ठीक है ना। अब 3-4 हैं, आप ABCDEF लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग कैसे करते हैं, 2 नाइट्रोजन है तो 2A, नाइट्रोजन कितने 2, इक्वल में कितने नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है तो 1C, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2B, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 3C। किसी एक को जो ज्यादा आपके में सभी इक्वेशन में मिल रही है उसको एज्यूम कर लो आप, क्या 1, क्या एज्यूम कर लो 1 अपने मन से। आप किसी एक को भी कर सकते हैं, ABCDEF में जो भी आपके पास है उनको किसी भी एक वेरिएबल को कर लो 1। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमने कोफिशिएंट लिए हैं, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A माना, B माना, C माना, इनमें किसी को 1 लिया तो यहाँ से जो A की वैल्यू आ रही है वो अब क्या आएगी 1, यहाँ रखेंगे 1/2, और B की वैल्यू आएगी वो 3/2 है। इन चीजों को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो अपने पास क्या मिल जाएगा, A की वैल्यू 1/2 N2 प्लस B की वैल्यू कितनी लेंगे 3/2 H2, रिवर्सिबल साइन, C की वैल्यू 1 NH3।
ये भी इसको बैलेंस करेंगे तो यहां से क्या कर सकते हैं आप, 2 का मल्टीप्लाई कर दें फुल में तो 2, यहां पे क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 3H2 और यहां पे 2 अमोनिया। तो ये बैलेंसिंग आ गई अपने पास। अब मैं बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं किस रिएक्शन के लिए, मान लो अभी आपने जो रिएक्शन लिखी थी, कोई भी रिएक्शन लेंगे बैलेंसिंग इस तरीके से बड़ा आसानी से हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको लिखा था अमोनिया एक्सिस ऑफ क्लोरीन, ये एक्सिस में लिया था और आपके पास क्या बना दिया, मैंने क्या बनाया था NCl3, क्या बनाया था NCl3 और साथ में क्या निकला था HCl साथ में निकला था। अब देखेंगे यहाँ पे कैसे कितना आप लेके चलेंगे इसको, A मान लो, यहाँ B मान लो, यहाँ C मान लो, यहाँ D मान लो, तो अपने पास कितना नाइट्रोजन है यहाँ पे 1, इधर कोई नाइट्रोजन है नहीं, तो इक्वल में देख लेंगे कितना नाइट्रोजन है 1, C हो जाएगा, ये D है, ठीक है। फिर देखा हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3, और कोई है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, C में 1 भी नहीं है, D में 1 है तो इक्वल D। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे क्लोरीन कितने 2 तो 2B, इक्वल में देखेंगे कितने क्लोरीन है 3C, यहाँ भी कितने 1 तो 1D। आपको कंपैरिजन करनी, इक्वेशन बनानी, इक्वेशन बनाने के इसको सिंप्लीफाई करें, सभी में आपको देखना किसी एक को आप क्या कर सकते हैं 1 मान लें, लेट मैंने कर दिया C को 1, देखिए C यहाँ भी है, यहाँ भी किन्हीं दो इक्वेशन, D को मान सकते हैं, A को मान सकते हैं। C को जब आपने 1 माना तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के दौरान फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, A भी अपने पास 1 आ जाएगा क्योंकि C के बराबर है। अब A 1 आ गया तो 3A इक्वल D है, तो D इक्वल क्या आ जाएगा D 3A, 3 का A की वैल्यू कितनी है 1, तो ये अपने पास कितना आ गया D इक्वल 3 आ गया, यहाँ पे D 3 आ गया। अब D 3 आ गया, B अपने पास निकालना है तो 2B, थर्ड इक्वेशन में देखेंगे 2B, 3 इंटू C की वैल्यू हमने 1 मानी प्लस D की वैल्यू 3 आई, तो 3 1 जा 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से 2B 6 है तो ये कितना आएगा 3। अब इन वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, A की जगह क्या रखेंगे 1 1, यहाँ पे 1 NH3, यहाँ पे प्लस BCl2, B की वैल्यू कितनी है ये 3, तो 3Cl2 और यहाँ पे कितना है CnCl3, C की वैल्यू भी कितनी है 1, तो 1 NCl3 प्लस का DHCl, D की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 HCl। ये हो गई बैलेंसिंग, चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 तो 1 ही है, ठीक है, दिखा दो या ना दिखाओ। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नाइट्रोजन आपके पास, यहाँ भी एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 2 6 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन ये, 3 क्लोरीन ये, बैलेंसिंग हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सिंगल 1। अगर मान लो इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी दिखाना चाहें, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी दिखाया था कि अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि ऊपर मैंने इस रिएक्शन की जगह मैंने ये रिएक्शन ली होती कि NH3 को मैं एक्सेस में लेता हूँ और यहाँ पे मैं Cl2 रखता हूँ, तो मेरे पास NH4Cl बना था। और यहाँ पे अगर मैंने बैलेंसिंग नहीं दिखाई थी, आपको ध्यान है यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग नहीं दिखाई, साथ में मैंने N2 गैस और रिवॉल्व की थी, यहाँ पे मैंने कोई बैलेंसिंग नहीं दिखाई थी, आपको ध्यान हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं A B C D इस तरीके से मान लेंगे, इक्वेशन बना लो। यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक नाइट्रोजन है तो A, यहाँ पे कोई नाइट्रोजन नहीं है, इक्वल में C और 2 नाइट्रोजन है यहाँ 2D। अगर आप देखेंगे 3 हाइड्रोजन है 3A, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, इक्वल में देखेंगे 4 हाइड्रोजन C के हैं और कोई हाइड्रोजन D का नहीं है। फिर उसके बाद क्लोरीन की ओर चलते हैं, 2 क्लोरीन है 2B, यहाँ पे 1 क्लोरीन है 1 C और कोई क्लोरीन नहीं। अब इन इक्वेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड को यार सिंप्लीफाई कर लो, बहुत सिंपल है। अब किसी एक को आप एज्यूम कर लो C सब में मिल रहा है, मान लो लेट C या एज्यूम दैट C इक्वल 1, किसी एक को 1 मान लो आप, ठीक है, किसी एक वेरिएबल को। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अगर C को 1 माना तो C को अगर मैं 1 माना तो आसानी से हमें B मिल जाएगा, तो 2B इक्वल C है तो B इक्वल क्या आ जाएगा C/2, दैट मीन्स 1/2, तो B की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक। अब मैं B की वैल्यू मिल गई है मेरे को, C की वैल्यू मिल गई, और यहाँ पे देखेंगे 3A इक्वल 4C है, C की वैल्यू 1 है तो A इक्वल कितना आ जाएगा 4/3, A की वैल्यू मिल गई। अब मेरे पास A की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू है, D की वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू है 4/3 इक्वल C की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू D। आप देखेंगे 2D की वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 माइनस 1 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 3/3, ये आ जाएगा 1/3। अगर 2D की वैल्यू 1/3 है तो बेटा D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6। इस वैल्यू को उठाइए यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब इस रिएक्शन में आप लिखेंगे तो यहाँ पे A की वैल्यू बेटा 4/3 NH3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे B की वैल्यू BCl2 है तो 1/2 यहाँ पे 1/2 Cl2 और यहाँ पे हमारे पास Cl2। यहाँ पे अगर देखेंगे C NH4Cl है
तो C की वैल्यू 1 मानी थी, तो C NH4 ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, NH4Cl प्लस का DN2 है, D की वैल्यू 1/6N2। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप एलसीएम देख लीजिए, अपॉन में 6 है, 2 है, 3 है, तो 6 एलसीएम 6 का सब में कर दीजिए मल्टीप्लाई। अगर 6 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, अभी आपको क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई यहां भी करना है, 6 का मल्टीप्लाई यहां भी करना है, 6 का मल्टीप्लाई यहां भी करना है, ठीक है, और 6 का मल्टीप्लाई यहां भी करना है। तो आप देखें यहां पे क्या आने वाला है, 3 2 जा 6, तो 2 4 जा 8 NH3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 3 जा 6, 3 Cl2 आ जाएगा। यहाँ पे 6 1 जा 6 NH4, 6 NH4Cl आ जाएगा, और प्लस का 6 से 6 कैंसिल हुआ तो 1 N2 आ जाएगा। मेरे भाई आप देखें कोई भी रिएक्शन आप बैलेंसिंग करके आप देखेंगे तो नाइट्रोजन 8 है यहाँ पे 6 और 2 8, हाइड्रोजन 8 3 जा 24 हाइड्रोजन इधर होने चाहिए, 6 4 जा 24 कंप्लीट, 2 3 जा 6 क्लोरीन सब कुछ तो कंप्लीट है। मतलब कोई भी दुनिया की इनऑर्गेनिक रिएक्शन आप इससे बड़ी आसानी से बैलेंसिंग कर सकते हो। तो इसलिए जो मैंने ऊपर रिएक्शन दिखाई थी, एक बार इसको देख सकते हैं पॉज करके आप, ठीक है। अब जो भी मैंने रिएक्शन यहां दिखाई थी आपको, ये कंपटीशन पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैंने आपको ये बताया था कि मैंने यहां बैलेंसिंग नहीं दिखाई, तो बैलेंसिंग से नहीं घबराना, केवल अपने को ध्यान रखना अमोनिया क्लोरीन HCl के साथ रिएक्शन करके व्हाइट फ्यूम देता है किसका, अमोनियम क्लोराइड का। अमोनिया एक्सेस ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है, मतलब NCl3, ठीक है, प्राइमरल शेप का होता है। बट अब मैंने यहाँ पे एक्सेस में क्लोरीन लिया था, अब यहाँ पे रिवर्स कर दिया, मैंने एक्सेस में अमोनिया लिया और क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट कराया तो अमोनियम क्लोराइड है। तो दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों रिएक्शन लिखाई। अब इसी तरीके से अमोनिया जब एक्सेस ऑफ एयर से रिएक्शन करता तो NO2 गैस निकलती है, वहां पे H2O, दोनों में कॉमन चीज चेक कर लिया करो। तो यहाँ पे जब अमोनिया लिमिटेड सप्लाई, इसका मतलब क्या है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर कराते हैं, जब एक्सेस में नहीं लेते सप्लाई ऑफ एयर, जब कम से कम अमाउंट में हम एयर की सप्लाई कराते हैं, ये तो बहुत अधिक अमाउंट में करा रहे हैं तो NO2 निकल रहा है, और जब लेसर अमाउंट में कराएंगे तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है मेरे को। इसी तरीके से जब हम अमोनिया को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो एक्चुअली ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने यहाँ पे क्या है ना कि कहीं भी बैलेंसिंग का जिक्र नहीं किया था। इस बैलेंसिंग को सिखाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपको सुपर हिट तरीका बता दिया बैलेंसिंग करने का, जो कि आप 10th क्लास में अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान दे तो इक्वेशन को आप सेटिस्फाई करके आसानी से कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर इसमें आप एलसीएम लेके इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो स्वस्थ मन से घर पे बस मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।